डियर स्टूडेंट्स, कल अपना एल्केन का हैलोजनीकरण वाला टॉपिक चल रहा था। उसमें अपनों ने देखा था कि किस टाइप से एल्केन के हैलोजनीकरण से एल्किल फ्लोराइड नहीं बनता, एल्किल आयोडाइड नहीं बनता, ओनली एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड बनाया जा सकता था। और उसके अंदर भी क्या हो जाता था कि इसमें डाई ट्राई टेट्रा टाइप के हैलाइड बनते थे, जिसके कारण वो अभिक्रिया क्या थी, ज़्यादा उपयोगी नहीं थी। उसके बाद में लास्ट अपना क्वेश्चन चल रहा था कि किस टाइप से अगर तृतीयक हाइड्रोजन परमाणु युक्त कोई एल्केन हो या द्वितीयक हाइड्रोजन परमाणु युक्त कोई एल्केन हो या प्राथमिक हाइड्रोजन परमाणु युक्त कोई एल्केन हो तो वह हैलोजन अणुओं के साथ अभिक्रिया करके अणु यानी यौगिक किस टाइप का बनाएंगे, प्राथमिक टाइप का बनाएंगे या द्वितीयक टाइप का बनाएंगे या तृतीयक टाइप का बनाएंगे। तो उसके अंदर आपको बताया था कि जिसमें तृतीयक हाइड्रोजन परमाणु प्रेजेंट होगा, तृतीयक हाइड्रोजन परमाणु प्रेजेंट होने का मतलब कि ऐसी एल्केन जिसमें क्या हो, तृतीयक कार्बन परमाणु उपस्थित हो और उस तृतीयक कार्बन परमाणु के साथ एक हाइड्रोजन परमाणु प्रेजेंट हो। जैसे आइसोब्यूटेन हो गया अपना आइसोब्यूटेन में क्या था कि CH3 यही स्ट्रक्चर होती है। इसके अंदर क्या होता है कि ये कार्बन परमाणु आगे 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, इसलिए इसे क्या बोल देते थे अपने तृतीयक हाइड्रोजन परमाणु युक्त एल्केन बोल देते हैं, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, इसे आइसोब्यूटेन का भी नाम लिख सकते हैं। तो अब ये जो तृतीयक हाइड्रोजन परमाणु युक्त यौगिक है जिसे आइसोब्यूटेन बोलते हैं, तो ये अपने को पता है कि एल्केन का जो हैलोजनीकरण अभिक्रिया है वो किससे संपन्न हो रही है, मुक्त मूलक से संपन्न हो रही है। तो इसके अंदर बनेंगे क्या, मुक्त मूलक ही बनेंगे। मान लो ये टाइप से मतलब आइसोब्यूटेन दे रखा है, तो आइसोब्यूटेन की जब हैलोजनीकरण अभिक्रिया कराएंगे तो इसमें क्या बनेगा, एक तृतीयक मुक्त मूलक बनेगा। इसमें क्या बनेगा, एक द्वितीयक मुक्त मूलक बनेगा प्रोपेन के अंदर, और इसके अंदर क्या बनेगा, एक प्राथमिक मुक्त मूलक बनेगा। इसके अंदर प्राथमिक मुक्त मूलक और द्वितीयक मुक्त मूलक दोनों बनेंगे, लेकिन ज्यादा स्थायी कौन होगा, वो कल अपनों ने डिस्कस किया था कि द्वितीयक मुक्त मूलक होगा। तो अब इन चीजों में अपने को पता है कि अभिक्रिया में मुक्त मूलक बनते हैं, और मुक्त मूलक होते क्या है, मुक्त मूलकों के स्थायित्व का क्रम क्या होता है। तो अपनों ने 11वीं में देखा था कि तृतीयक मुक्त मूलक ज्यादा स्थायी होता है, द्वितीयक मुक्त मूलक उसके बाद और प्राथमिक मुक्त मूलक लास्ट में आता है। ये मुक्त मूलक के स्थायित्व का क्रम होता है। इस स्थायित्व के क्रम के अनुसार ये क्या करेंगे, अभिक्रियाशीलता दिखाएंगे। अभिक्रियाशीलता क्यों दिखाएंगे, क्योंकि जितना ज्यादा स्थायी होगा उतना ही ज्यादा क्या करेगा, अभिक्रिया को आगे ले जाएगा, मतलब आगे बढ़ेगा। अब इसके अंदर क्या हो जाएगा, फिर तृतीयक हाइड्रोजन परमाणु युक्त कोई आपको एल्केन मिल जाता है तो उसकी क्रियाशीलता क्या होगी, हैलोजन अणुओं के साथ सबसे ज्यादा होगी। और ये किस टाइप का यौगिक बनाएगा, फिर तृतीयक एल्किल हैलाइड टाइप का यौगिक बनाएगा। अर्थात यहाँ से हाइड्रोजन परमाणु हट जाएगा और कोई भी एल्किल हैलाइड अगर यूज कर रहे हैं अपने, जैसे क्लोरीन यूज कर रहे हैं, कोई भी अणु ले रहे हैं, जैसे क्लोरीन अणु ले रहे हैं तो क्लोरीन जुड़ जाएगा, अगर ब्रोमीन अणु ले रहे हैं तो ब्रोमीन जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये क्रम आपसे पूछ लेता है कि विभिन्न एल्केनों की हैलोजन अणुओं के साथ बढ़ती हुई क्रियाशीलता का क्रम लिखिए। यौगिक दे देगा 4-5 और क्रम पूछ लेगा, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि उसमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा तृतीयक हाइड्रोजन परमाणु प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है वो कि विभिन्न हैलोजन अणुओं की, इसमें तो एल्केनों की थी हैलोजन के साथ, इसमें हैलोजन की है एल्केन के साथ। तो अपनों ने देखा है कि विभिन्न हैलोजन अणु एल्केन के साथ किस टाइप से अभिक्रिया कर रहे थे। फ्लोरीन सबसे ज्यादा अनियंत्रण वाली अभिक्रिया कर रहा था, मतलब बहुत ही तीव्र गति से। तो मतलब स्टार्ट कहाँ से करेंगे, फ्लोरीन से करेंगे, अर्थात फ्लोरीन अणु सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा, उसके बाद में क्लोरीन अणु होगा, उसके बाद में ब्रोमीन अणु होगा, उसके बाद में आयोडीन सबसे लास्ट में, मतलब धीमी गति वाला। अब एक धीमी गति से अभिक्रिया करेगा। एक और कंडीशन मिल गई अपने को कि एल्किल यानी एल्केन के हैलोजनीकरण से एल्किल आयोडाइड क्यों नहीं बनाया जा सकता, तो इसमें लिख सकते हैं कि ये एक बहुत ही धीमी गति से होता है, और धीमी गति से होने के पश्चात भी इसमें क्या बनता है, एक सह उत्पाद के रूप में हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है, जो क्या होता है, प्रबल अपचायक होता है। और प्रबल अपचायक होने के कारण यह अभिक्रिया को क्या कर देता है, उत्क्रमणीय कर सकता है। एक वर्ड और यूज हो गया अपना साथ में। ठीक है, यहाँ तक एल्केन के हैलोजनीकरण कंप्लीट होता है। उसके बाद में अपने मोनोहेलो एल्केन किससे बनाएंगे, एल्कीन से बनाएंगे। ये दोनों
पहले क्यों ले रहा हूँ आपको पहले इन्हीं से हेलो एल्केन बनने की विधियां क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये 11वीं के अंदर टॉपिक थे अपने, और ये 11वीं का बेस से रिलेटेड है, इसलिए ये टॉपिक पहले करा रहा हूँ ताकि आपके माइंड में वो रिवाइज हो जाए, और आगे जो भी रिएक्शन आएगी, जैसे एल्कोहल में आएगी या किसी एमीन में आएगी, तो आपको माइंड में डायरेक्ट ये कंडीशन अप्लाई होने लग जाए कि हाँ 11वीं में भी पढ़ी थी और हेलो एल्किन वाले चैप्टर में भी पढ़ी थी। तो इसके बाद में एल्किनों से अपने क्या बनाएंगे, हेलो एल्केन बनाएंगे। एल्किनों से क्या पढ़ेंगे, हेलो एल्केन की बनने की विधियां पढ़ेंगे। और ध्यान रखना हेलो एल्केन में भी कौन सी पढ़ रहे हैं, फर्स्ट अपने मोनो हेलो एल्केन पढ़ रहे हैं, मोनो हेलो एल्केन, डाई ट्राई बाद में पढ़ेंगे, एक बार मोनो हेलो एल्केन पढ़ रहे हैं, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब एल्केन के साथ हेलोजन अणुओं की तो अभिक्रिया करा नहीं सकते, क्योंकि एल्किन के साथ अगर हेलोजन अणुओं की अभिक्रिया कराते हैं तो ये डाई टाइप के क्या बनाएंगे, हैलाइड बनाएंगे। मतलब एल्किन होती क्या है, एल्किन में क्या होता है कि द्विबंध प्रेजेंट होता है, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला की होती है जिसके अंदर कार्बन कार्बन क्या होता है, एक श्रृंखला के अंदर दो कार्बनों के बीच में डबल बॉन्डिंग पाई जाती है। इसका अपने को पता है कि सामान्य सूत्र भी पढ़ा था, CnH2n होता है, जहाँ n क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन परमाणु होते हैं, यहाँ पर 2 कार्बन परमाणु तो 2 यूज करके देख लो, C2H4 निकल के आएगा, और यही सूत्र में दे देता है। अब किसी एल्किन के साथ अगर हाइड्रोजन हैलाइड की अभिक्रिया कराते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब कोई हाइड्रोजन किसी हैलोजन परमाणु से जुड़ जाता है तो उसे क्या बोल देते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड बोल देते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड बोल देते हैं। जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया, हाइड्रोजन ब्रोमाइड हो गया, हाइड्रोजन आयोडाइड हो गया, हाइड्रोजन फ्लोराइड हो गया। अगर किसी एल्किन की अभिक्रिया किसी हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ कराते, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ कराते हैं तो योगात्मक उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होती है, अपने को मोनो हेलो एल्केन्स प्राप्त होती है। कैसे, जैसे CH2 डबल बॉन्डिंग CH2, इसके साथ किसकी अभिक्रिया करा रहे हैं, कोई हाइड्रोजन हैलाइड की अभिक्रिया करा रहे हैं। तो योगात्मक उत्पाद का मतलब क्या है कि दोनों अणु जुड़ेंगे, दोनों जो इस अणु के अंदर हाइड्रोजन परमाणु और हैलोजन परमाणु, ये क्या करेंगे, इन दोनों कार्बन परमाणु के साथ अटैच होंगे। इसके साथ किसी के साथ भी अटैच करा दो, क्योंकि उत्पाद के रूप में सेम ही यौगिक प्राप्त होगा। अगर हैलोजन परमाणु को इस कार्बन परमाणु के साथ अटैच करा रहे हो तो भी सेम यही यौगिक बनेगा, अगर इस हाइड्रोजन परमाणु को इस कार्बन परमाणु के साथ अटैच करा रहे हो तो भी यही यौगिक बनेगा। चेक करके देख लेना, क्योंकि ये किस टाइप की एल्किन है, ये सममित एल्किन है, सममित एल्किन है, सममित क्या है, एल्किन है। जब आपको सममित एल्किन का मतलब क्या होता है कि ऐसी एल्किन जिसमें कार्बन, दोनों कार्बन की तरफ क्या होते हैं, समान समूह प्रेजेंट होते हैं या समान हाइड्रोजन परमाणु प्रेजेंट होते हैं। इसकी तरफ देखो, इस कार्बन परमाणु के साथ 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं, तो इधर भी क्या है, 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हैं। अब बात करते हैं अगर असममित एल्किन दे दी जाए तब क्या होगा। असममित एल्किन का मतलब कि ऐसी एल्किन जिसमें द्विबंधित कार्बन परमाणु के दोनों तरफ क्या हो, अलग अलग हाइड्रोजन परमाणु या समूह जुड़े हों। अलग अलग हाइड्रोजन परमाणु का मतलब कि एक साइड 2 हाइड्रोजन परमाणु हो जाएंगे, एक साइड मेथिल समूह हो जाएगा, एक साइड मेथिल समूह हो जाएगा तो दूसरी साइड एथिल समूह हो जाएगी। इस टाइप की जो एल्किन होगी वो क्या होगी, असममित होगी। जैसे ये कोई एल्किन लेते हैं अपने, डबल बॉन्डिंग CH2, यानी प्रोपीन लेते हैं, जिसे प्रोप 1 भी बोलते हैं। हमेशा नामकरण करो ना तो इस टाइप से करो, डायरेक्ट प्रोपीन मत लिखो। ये देखो कि पहले कार्बन पर प्रेजेंट है तो पहले कार्बन पर फर्स्ट लगा के इन लिख दो, ताकि आपको नामकरण में आसानी रहेगी। ये तो डायरेक्ट क्या होता है कि ब्यूटीन 2 होता है और ब्यूटीन होता है, ऐसे लिख देते हैं। तो कोई ब्यूटीन 2 को भी डायरेक्ट ब्यूटीन ही लिखाता है वहां पर, ये रॉन्ग कर देता है। तो इसमें क्या है, एक कार्बन परमाणु के साथ क्या हो रही है, वैलेंसी 2 हाइड्रोजन परमाणु से पूर्ण हो रही है, जबकि इधर इस कार्बन परमाणु के साथ क्या है, एक वैलेंसी तो मैथिल समूह से पूर्ण हो रही है, दूसरी किससे हो रही है, हाइड्रोजन परमाणु से पूर्ण हो रही है। मतलब ये किस टाइप की एल्किन कहलाएगी, असममित एल्किन कहलाएगी, असममित एल्किन कहलाएगी। ठीक है। अब अगर असममित एल्किन हैलाइड की असममित एल्किन की अभिक्रिया कराते हैं किसी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ,
तो मार्कोनिक-हॉफ के नियम के अनुसार क्या होगा, योगात्मक यौगिक प्राप्त होगा। मार्कोनिक-हॉफ के नियम के अनुसार क्या होगा, योगात्मक यौगिक प्राप्त होगा। मार्कोनिक-हॉफ का नियम क्या कहता है, मार्कोनिक-हॉफ का नियम कहता है कि अभिक्रिया का ऋणात्मक भाग जैसे HX, इसके अंदर क्या होगा, हाइड्रोजन परमाणु की विद्युत ऋणता क्या है, सबसे ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, बंद के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले लेगा और इस टाइप से आयन बना लेगा। मतलब हाइड्रोजन परमाणु की विद्युत ऋणता ज्यादा होने के कारण ये बंद के इलेक्ट्रॉन को लेकर अलग हो जाएगा, जिसके कारण इस पर चार्ज कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव का, जबकि हाइड्रोजन परमाणु पर चार्ज कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव का। अब ये मार्कोनिक-हॉफ का नियम कहता है कि अभिक्रिया होगी, उस अभिक्रिया का ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु यानी द्विबंधित उस कार्बन परमाणु से जुड़ेगा जिस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन परमाणु क्या हो, कम हो। अभिक्रिया का ऋणात्मक भाग, अभिक्रिया में क्रिया कारक का ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु से जुड़ेगा जिसमें क्या हो, द्विबंधित हाइड्रोजन परमाणु की संख्या जिसमें क्या हो, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये दे रखा है अपने को, इसके साथ एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े। तो नियम कहता है कि अभिक्रिया का ऋणात्मक भाग द्विबंधित उस कार्बन परमाणु से जुड़ेगा जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन परमाणु क्या हो, कम हो। अब इसके साथ क्या है, 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं, इसके साथ क्या है, 1 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हैं, मतलब ये किसके साथ जुड़ेगा, इस कार्बन परमाणु के साथ जुड़ेगा। और हाइड्रोजन जो H+ रह गया वो किसके साथ जुड़ेगा, इसके साथ जुड़ेगा। ये इस टाइप से अपने को क्या प्राप्त होगा, तृतीयक एल्किल हैलाइड प्राप्त होगा। यहाँ पर है क्या, 1 2 3, तो प्रोपिल बोलेंगे, साथ में हेलोजन जुड़ा हुआ है तो इसलिए इसे क्या बोल दिया, हैलाइड। द्वितीयक प्रोपिल हैलाइड, द्वितीयक प्रोपिल हैलाइड क्या बनेगा, अपना यौगिक बनेगा। अब ये चीज क्यों होती है कि ये जो द्वितीयक ऋणात्मक यानी ये जो अभिक्रिया का ऋणात्मक भाग है, ये ऋणात्मक भाग उसी कार्बन परमाणु से क्यों जुड़ता है जिस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन परमाणु कम होते हैं, इसका क्या रीजन है। तो इसकी एक क्रियाविधि होगी, क्रियाविधि में क्या, क्रियाविधि किस टाइप से होगी, जैसे देख ही लेते अपने अपने वही एग्जांपल रखते हैं, जैसे प्रोपीन। एक मैं बोलता अलग हूं और लिखता कुछ अलग हूं, तो ये चीजें थोड़ी आपको पता ही है, ध्यान रखा करो। जैसे क्या बोलेंगे, प्रोपीन। अब ये प्रोपीन लेता हूं तो अपने को पता है कि ये विधि होती है जो ये आयनिक विधि से संपन्न होती है, मतलब आयनिक योगात्मक अभिक्रिया बोल सकते हैं। आयनिक योगात्मक अभिक्रिया बोल सकते हैं, आयनिक योगात्मक विधि से संपन्न होती है मार्कोनिक-हॉफ के नियम के अनुसार। कैसे होती है, देखो कि इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, फर्स्ट स्टेप के अंदर जो अपनों ने हाइड्रोजन हैलाइड यूज किया है वो धीमे पद से क्या बनाता है, आयंस बनाता है। ये पद क्या होगा, धीमा होगा। धीमा क्यों होगा, क्योंकि इसमें आयन का निर्माण होता है। ये आपस में लड़ते रहते हैं कि मैं इलेक्ट्रॉन लूंगा, ये कहता है मैं नहीं दूंगा, उस टाइप से। क्योंकि अपने को पता है हैलोजन परमाणु की विद्युत ऋणता क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। ज्यादा होने के कारण ये बंद के इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, जिसके कारण इस पर चार्ज कौन सा आ जाता है, नेगेटिव, और इस पर चार्ज कौन सा आ जाता है, पॉजिटिव। अब अपनों ने जो प्रोपीन ली है तो प्रोपीन के अंदर 2 कंडीशन बन सकती है, अर्थात फर्स्ट कंडीशन कि पाई इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण अगर इस कार्बन परमाणु पर होता है तो क्या बनेगा, CH3 CH, इस पर प्लस चार्ज आएगा, जिस पर स्थानांतरित हुए उस पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। अब इस दोनों में ज्यादा अस्थायी कौन है, H+ अस्थायी। ये हैंड टू हैंड क्या कर लेगा, इस हाइड्रोजन जिस कार्बन परमाणु के साथ ऋणावेश है उसके साथ संयुक्त हो जाएगा और यौगिक बना लेगा। ठीक है। सेकंड कंडीशन अपने को क्या देखते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन यानी जो पाई बंद है, इस पाई बंद को इस कार्बन परमाणु पर प्रतिस्थापित करते हैं। तो इस कार्बन परमाणु पर प्रतिस्थापित करने पर क्या होगा, इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव का, और इस पर चार्ज कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव का। अब हाइड्रोजन परमाणु इसके साथ अटैच करके क्या बना लेगा, मतलब 2 कंडीशन बन सकती है। फर्स्ट कंडीशन, हाइड्रोजन परमाणु जब इस कार्बन परमाणु के साथ अटैच होकर यानी इस पर ऋणावेश है फर्स्ट कार्बन पर अटैच होकर बनाता है तो इसमें कौन सा द्वितीयक कार्बोकैटायन बनता है, द्वितीयक कार्बोकैटायन बनता है, कार्बोकैटायन बनता है।
और जब पाई इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण सेकंड कार्बन परमाणु पर होता है तो इस पर चार्ज नेगेटिव आएगा, इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन परमाणु पर रहेगा, जिसके कारण ये कार्बन परमाणु आगे चलकर एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो इसलिए इसे क्या बोल देते हैं, प्राथमिक कार्बन, प्राथमिक कार्बोकैटायन। और अपनों ने ये चीज पढ़ी थी कि तृतीय कार्बोकैटायन, द्वितीय कार्बोकैटायन और प्राथमिक कार्बोकैटायन के स्थायित्व का क्रम ये होता है। क्यों होता है? क्योंकि इस कार्बन पर क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, और इस इलेक्ट्रॉन की कमी को दूर करने के लिए इसके पास क्या है, दो बड़े आकार के मैथिक समूह है, दोनों साइड से क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। और स्थायी होने के कारण अपने को पता है अभिक्रिया में आगे बढ़ेगा, और ये क्या होगा, अस्थायी होगा। अस्थायी होने के कारण ये क्या हो जाएगा, अभिक्रिया को वापस इस ओर ले जाएगा, और इस ओर ले जाने के कारण क्या करेगा, अभिक्रिया को प्रस्थापित करेगा कि पाईबंध का जो स्थानांतरण है वो किस कार्बन परमाणु पर हो, इस कार्बन परमाणु पर, मतलब सेकंड कार्बन परमाणु पर हो। अब अपने को पता है कि जब इस कार्बन परमाणु पर नेगेटिव पॉजिटिव का चार्ज है और ये सबसे ज्यादा स्थायी है, तो ये आगे बढ़ेगा, इसके साथ जो बचा हुआ अभिक्रिया का ऋणात्मक भाग है, मतलब हैलोजन आयन है, तो वो इसके साथ जुड़कर क्या कर लेगा, अभिक्रिया को पूर्ण कर लेगा। और यही मार्कोनिकोव का नियम कहता है कि जब असममित एल्किन पर HI का योग होता है तो मार्कोनिकोव के नियम के अनुसार यौगिक होता है वो किस टाइप से प्राप्त होता है, इस टाइप से प्राप्त होता है। क्यों होता है? क्योंकि अपनों ने पढ़ा है कि ये इसलिए होता है क्योंकि इसमें कार्बोकैटायन का निर्माण होता है, और कार्बोकैटायन का निर्माण होने के कारण अपने को पता है कि द्वितीय कार्बोकैटायन ज्यादा स्थायी होता है, द्वितीय कार्बोकैटायन ज्यादा स्थायी होने के कारण ये प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो आपको ये चीजें सिर्फ इतनी से ध्यान रखनी है कि द्वितीय कार्बोकैटायन का निर्माण होगा या नहीं होगा, वो चीज आपको देखनी है। जैसे एक टाइप का अलग क्वेश्चन दे दे आपको, जैसे ये CH3 CH3 डबल बॉन्डिंग CH3, इस टाइप का यौगिक दे दे, तो इस टाइप के यौगिक में क्या होगा, अपने को पता है कि ये सेम ही X होगा, H प्लस में टूटेगा, X माइनस में टूटेगा। ये पाई बंद के इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण इसकी तरफ भी कर सकता है, इसकी तरफ भी कर सकता है। दोनों कंडीशन आप अप्लाई करके देख लोगे, कौन सा कार्बोकैटायन बन रहा है, तृतीयक बन रहा है तो वो मोर देन स्टेबल होगा किसकी तुलना में, द्वितीयक की तुलना में। तो इसलिए अपने क्या बोल सकते हैं कि इस टाइप का अगर कार्बोकैटायन का निर्माण होता है तो वो क्या करेंगे, इस टाइप के यौगिक बनाएंगे, अर्थात तृतीयक एल्किल हैलाइड बनाएंगे, या द्वितीयक एल्किल हैलाइड बनाएंगे, या प्राथमिक एल्किल हैलाइड बनाएंगे। या फिर इसकी डेफिनेशन याद रख लो मार्कोनिकोव के नियम के अनुसार। मार्कोनिकोव के नियम के अनुसार डेफिनेशन यही होगी कि अभिक्रिया में जो क्रिया कारक है उस क्रिया कारक का ऋणात्मक भाग द्विबंधित कार्बन परमाणु के उस हाइड्रोजन परमाणु के साथ अटैच होगा, उस कार्बन परमाणु के साथ अटैच होगा जिस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन परमाणु क्या हो, नंबर ऑफ हाइड्रोजन परमाणु क्या हो, कम हो। हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या हो, उस पर कम हो। ये लैंग्वेज आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो, या फिर इस कंसेप्ट को याद रख कर सकते हो। इस कंसेप्ट को तो आप देख नहीं सकते बार बार में बना के, तो इसलिए क्या करो, इस लाइन को याद रख लेना कि अभिक्रिया का ऋणात्मक भाग, मतलब अभिक्रिया में जो क्रिया कारक होंगे हाइड्रोजन हैलाइड, उस हाइड्रोजन हैलाइड में जो ऋणात्मक भाग होगा, मतलब हैलोजन का, उस हैलोजन के ऋणात्मक भाग को उस कार्बन परमाणु के साथ अटैच कराएंगे जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन परमाणु क्या हो, कम हो। ये थोड़ी सी चीजें ध्यान रख लेना। उसके बाद में एकदम चीज क्या, ठीक है, ये थोड़ी सी चीजें ध्यान रख लेना। उसके बाद में क्या करोगे आप, उसके बाद में एक क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि पेरोक्साइड की उपस्थिति होगी और HBr का योग कराएंगे किसके साथ, असममित एल्किन के साथ, असममित एल्किन के साथ। क्वेश्चन किस टाइप से होगा कि पेरोक्साइड की उपस्थिति में HBr का योग कराते हैं जब कोई पेरोक्साइड उपयोग में यानी उपस्थित होगा उस अभिक्रिया के अंदर। जैसे ये आपको कोई असममित एल्किन दे दी,
और ये HBr दे दिया, और साथ में आपको कोई पेरोक्साइड जैसे H2 हाइड्रोजन डाइपेरोक्साइड दे दिया है, फिर बेंजोइल पेरोक्साइड दे दिया, बेंजोइल पेरोक्साइड, सॉरी डाइबेंजिल होगा, डाइबेंजोइल पेरोक्साइड दे दिया। तो अभिक्रिया में ये कहता है कि जब कोई असमित एल्कीन किसी पेरोक्साइड की उपस्थिति में HBr से योग करती है, कोई असमित एल्कीन पेरोक्साइड की उपस्थिति में HBr से योग करती है, तो उस स्थिति में अभिक्रिया का जो ऋणात्मक भाग है वो उस द्विबंधित कार्बन परमाणु के साथ अटैच हो जाएगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन परमाणु क्या है, ज्यादा है। या फिर ऐसे बोल सकते हो कि असमित एल्कीन में किसी पेरोक्साइड की उपस्थिति में HBr का योग कराते हैं तो जो उत्पाद बनता है वो मार्कोनिकॉफ के नियम के विपरीत अनुसार बनता है। कैसे? अब जैसे मार्कोनिकॉफ का नियम तो कह रहा था कि Br को कहां पर जोड़ोगे, इस कार्बन परमाणु के साथ जोड़ोगे, क्योंकि इसके साथ क्या है, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम है। लेकिन जब पेरोक्साइड प्रेजेंट हो जाए तब Br को किसके साथ जोड़ोगे, जहां पर हाइड्रोजन परमाणु ज्यादा है, तो यौगिक क्या बनेगा, मतलब प्राथमिक ब्रोमाइड, या फिर इसे डायरेक्ट ही बोल देते हैं, नाम मंड रही है, ब्रोमो प्रोपेन बनेगा। ठीक है, ब्रोमो प्रोपेन बनेगा। कैसे बनेगा, क्योंकि यह अभिक्रिया होती है मुक्त मूलक से संपन्न। मुक्त मूलक से कैसे संपन्न होती है, तो इसकी विक्रिया विधि देख लो, नहीं तो बस डायरेक्ट आपको माइंड में यही रखना है, पेरोक्साइड की उपस्थिति या अगर एल्किन हैलाइड दे रखा है, कोई असमित एल्किन दे रखी है, तो उसके साथ क्या करेंगे, जब HBr का योग कराएंगे, केवल HBr का, और कोई दे रखा हो ना आपको HCl, तो उसके लिए ये लागू नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखना, केवल HBr का योग होगा पेरोक्साइड की उपस्थिति में मार्कोनिकॉफ के विपरीत नियम के अनुसार। जैसे कोई बेंजोइल पेरोक्साइड होती है, डाई बेंजिल इसे क्या बोलते हैं, डाई बेंजोइल पेरोक्साइड बोलते हैं। अब आप कहोगे सर ये एग्जांपल क्यों ले रहे हो, क्योंकि ये एग्जांपल आपको 11वीं में करवाया था, तो डायरेक्ट इसी एग्जांपल से रख लेते हैं, अलग अलग कंसेप्ट क्यों माइंड में रखते हो। अब ये डाई बेंजिल पेरोक्साइड है, ये क्या करेगी, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सब समास विखंडन करेगी, अर्थात इलेक्ट्रॉन को लेकर अलग हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन को लेकर क्या बनाएगी, C5 C6 H5 COO, मतलब बेंजोइल ऑक्साइड बोल सकते हैं, इसे बेंजोइल पेरोक्साइड बोल सकते हैं। उसमें डाइट था तो अलग हो रहा था, इसलिए पेरोक्साइड मुक्त मूलक बोल सकते हैं, मुक्त मूलक। इस मुक्त मूलक का निर्माण कर लेगी, ये आगे जाके क्या करेगा, टूटेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फेनिल के मुक्त मूलक में, फेनिल के मुक्त मूलक में प्लस में क्या निकाल देगा, 2CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाल देगा और फेनिल का मुक्त मूलक बना लेगा। और अब ये बना फेनिल का मुक्त मूलक क्या करेगा, C6H5 मुक्त मूलक HBr के साथ क्या करेगा, समास विखंडन को प्रेरित करेगा। इसमें क्या बनेगा, H का मुक्त मूलक बनेगा प्लस में Br का मुक्त मूलक बनेगा। H का मुक्त मूलक यानी हाइड्रोजन का मुक्त मूलक ज्यादा अस्थायी होने के कारण तुरंत क्या कर लेगा, अभिक्रिया कर लेगा और क्या बना लेगा, बेंजीन बना लेगा, प्लस में क्या छोड़ देगा, Br मुक्त मूलक। अब अपने को पहले ही पता था, ये मुक्त मूलक अगर बन जाता है तो ये फिर करता क्या है, सबका बंटवारा कराता है। बंटवारा कराने का मतलब ये समास विखंडन कराता है, और समास विखंडन से किसका निर्माण कराता है, मुक्त मूलक का निर्माण कराता है। अब अपने क्या ले रहे हैं, कोई असमित एल्किन ले रहे हैं, जैसे प्रोपीन ही रखते हैं। प्रोपीन में समास विखंडन अब किसका होगा, इस पाई बंध का होगा, इस पाई बंध का क्या होगा, समास विखंडन होगा। अगर इस पाई बंध का समास विखंडन होता है तो क्या होगा, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, अलग कर लेगा। अब ये ब्रोमीन, जो ब्रोमीन का मुक्त मूलक बना है, इसके साथ भी जुड़ सकता है। फर्स्ट कंडीशन अपने क्या करते हैं, CH3 इसके साथ जोड़ के देखते हैं, Br जोड़ दिया, ये ऐसे रख दिया। सेकंड कंडीशन क्या करते हैं, Br को इसके साथ जोड़ के देखते हैं, CH3 CH वैसे रखा, यहाँ पर क्या किया अपनों ने, Br को ऐड कर दिया।
अब इसमें क्या बन रहा है, प्राथमिक मुक्त मूलक बन रहा है, और इसमें क्या बन रहा है, द्वितीयक मुक्त मूलक बन रहा है। तो ज्यादा स्थायी कौन सा होगा, ज्यादा स्थायी कौन सा होगा, द्वितीयक मुक्त मूलक ज्यादा स्थायी होगा। द्वितीयक मुक्त मूलक ज्यादा स्थायी होने के कारण ये क्या करेगा, अभिक्रिया में भाग लेगा, आगे बढ़ेगा, जबकि ये क्या होगा, पीछे हट जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, जो शेष बचा हुआ H+ है, आगे अभिक्रिया में क्या करेगा, ये HBr को फिर समास विखंडन के लिए प्रेरित करेगा। H यानी हाइड्रोजन का मुक्त मूलक निकालेगा, प्लस में ब्रोमीन का मुक्त मूलक निकालेगा। यह हाइड्रोजन का मुक्त मूलक क्या करेगा, हैंड टू हैंड किसके साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा, और जुड़ने के कारण मेन प्रोडक्ट कौन सा बना लेगा, प्राथमिक टाइप का हैलाइड बना लेगा, सॉरी प्राथमिक टाइप का ब्रोमाइड बना लेगा। यही क्वेश्चन आपसे पूछता है कि प्रोक्साइड की उपस्थिति में, प्रोक्साइड भी नहीं देगा आपको, आपको सिर्फ इतना ही दे देगा, अभिक्रिया के अंदर आपको खुद को ध्यान में रखना होगा कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। आपको ये दे देगा अभिक्रिया में, यहाँ पर दे देगा HBr और ऊपर लिख देगा H2O2, या फिर बेंजोइल पेरोक्साइड का सूत्र लिख देगा, या फिर वो पेरोक्साइड लिख देगा और पूछेगा कि बी उत्पाद क्या है। तब अपने को देखना है कि अभिक्रिया है कौन सी, एल्कीन का हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ क्या हो रहा है, योग हो रहा है। एल्कीन कौन सी है, असमित एल्कीन है, तो असमित एल्कीन है तो मतलब HBr के साथ योग हो रहा है, और वो भी प्रेजेंसी किसकी है, पेरोक्साइड की। और पेरोक्साइड की उपस्थिति में अपने को पता है कि केवल HBr ही ऐसा यौगिक है जो क्या करता है, पेरोक्साइड की उपस्थिति में मार्कोनिकॉफ के नियम के विपरीत अनुसार यौगिक बनाता है। मार्कोनिकॉफ का नियम तो कहता था कि अभिक्रिया में जो क्रिया कारक है उसका ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु से जोड़ दो जिस पर हाइड्रोजन परमाणु कम है, जबकि मार्कोनिकॉफ के विपरीत नियम क्या कहेगा कि अभिक्रिया में जो क्रिया कारक यूज कर रहे हैं उसका जो ऋणात्मक भाग है उस ऋणात्मक भाग को उस द्विबंधित कार्बन परमाणु के साथ जोड़ दो जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन परमाणु क्या है, ज्यादा है। अपने डायरेक्ट ही जोड़ सकते हैं कि ये क्या कहेगा कि मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार विपरीत बना रहा है, तो अभिक्रिया का ऋणात्मक होगा क्या, Br यानी ब्रोमीन आयन ही होगा। ये किसके साथ जुड़ेगा, इसके साथ। सेकंड वाला हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ेगा, इस कार्बन परमाणु के साथ, और यौगिक क्या बनेगा, प्राथमिक ब्रोमाइड बनेगा, जिसे क्या बोल सकते हैं, एक ब्रोमो प्रोपेन बोल सकते हैं, या प्रोपिल ब्रोमाइड बोल सकते हैं, सामान्य नाम से क्या बोल सकते हैं, प्रोपिल ब्रोमाइड बोल सकते हैं। यहाँ तक अपना टॉपिक कंप्लीट होता है। ये दोनों चीज देख लेना, 11वीं की बुक में देख लेना, उसके अंदर ये विधि देख लेना, और साथ में ये चीजें और देख लेना कि कैसे मुक्त मूलक ज्यादा स्थायी होते हैं। वो तो आपको बता ही दिया मैंने, फिर भी आप कुछ चीजें जो 11वीं के अंदर है वो समझ लेना बुक के अंदर। अभी आपके पास क्या है, टाइम पड़ा है फुल। थैंक यू।